हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया टू मिनरल बेस्ड, जहां पर मिनरल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हम डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जहां पर हम देखेंगे मिनरल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसके पहले के चैप्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ इसी को कैटेगराइज करते हुए एग्रो बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमने देखा, जो कि एग्रीकल्चर जहां पर, यानी कि वो इंडस्ट्रीज जहां पर रॉ मटेरियल के रूप में एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों का यूज हो रहा था। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिनरल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि वो इंडस्ट्रीज जहां पर रॉ मटेरियल के रूप में किसका यूज हो रहा है, हमारे मिनरल्स का यूज हो रहा है। अब मिनरल्स का यूज हो रहा है, यानी कि हम बात कर सकते हैं जिस रूप में वो हमको मिल रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करना, फिर उसके बाद क्या है, मतलब उसमें से इम्प्योरिटी वगैरह जो है वो हटाना, उसका यूज करना, और उसके बाद उससे बनी हुई जो चीजें हैं उसको भी दूसरी आगे की जो चीजें बन रही हैं उसमें यूज करना। जैसे कि हम देखें मशीनें वगैरह है, उसमें नट बोल्ट का यूज हो रहा है, वो भी वहां पर भी क्या कराएगा, वहां पर भी यही हमारा कहलाएगा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्लियर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे क्वेश्चन तो आता ही है। इसके अलावा अगर हम देखें हमारी लाइफ में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रीज में भी हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बल्कि जो हैवी इंडस्ट्रीज है उसका की एलिमेंट कहा जाता है, और इसके अलावा बैकबोन कहा जाता है। कह सकते हैं कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का इसको बैकबोन कहा जाता है। और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि लौह इस्पात जो है उसको किसी भी देश का आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं, या फिर कह सकते हैं आयरन एंड स्टील को बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है। तो बेसिक इंडस्ट्री इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस पर डिपेंड होती हैं। देखिए क्या होता है, हमारे मिनरल के रूप में मिलता है आयरन ओर। आयरन ओर जहाँ से क्या है, अशुद्धियाँ जो है, इम्प्योरिटी जो है उसको निकाला जाता है, इसको मेल्ट किया जाता है और इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अब जो चीज़ें इससे बन रही हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इम्प्योरिटी हटाया, अब हमें जो मिल रहा है उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जो कि अदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम देता है। यानी कि हम बात कर सकते हैं जैसे कि रेलवे हो गया, रेलवे ट्रैक हो गया, ब्रिजेस हो गए, हमारे व्हीकल्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, ये हो गई। मशीनें हो गई, मशीनों का मतलब कि हमें ये नहीं है कि भाई इस तरीके की मशीनें कि जहां पर क्या है बस आयरन और स्टील जो है इनका यूज हमें दिख रहा है। अगर हम इस फैब्रिक की भी बात करेंगे तो ये फैब्रिक जैसे मैंने पहना है, इसमें कहीं भी आयरन स्टील इनका यूज नहीं हुआ है ना, लेकिन फिर भी इसमें उसकी इंपॉर्टेंस मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जहां पर ये बन रहा है, जिन मशीनों में ये बन रहा है, चाहे हम बात करें कॉटन जहां से आ रहा है, जब कॉटन उसके शुरुआती प्रोसेस से लेकर हर जगह क्या है, आयरन स्टील जो है इनका यूज दिखेगा मशीनों में। बाद में इसको बनाने में क्या है, बनाने में भी उसका यूज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें वो चीजें दिख रही हैं या नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी हर जगह पर इसका यूज हुआ है आयरन एंड स्टील का, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री मानी जाती है और इसीलिए इसको बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो इस पर डिपेंड होती हैं। क्लियर। अभी जैसे हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज देख रहे थे, वहां भी क्या है, जो मशीनें यूज हो रही हैं, भाई एग्रो बेस्ड जो है एग्रीकल्चर से चीजें आ रही हैं, बट वहां पर भी जो मशीनें यूज हो रही हैं वो यहाँ पे से ली जा रही है ना। तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस पर डिपेंड करती हैं, इसीलिए इसको बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। अब जहां पर हम देखें जिस भी कंट्री में इसका जितना ज्यादा कंजप्शन और प्रोडक्शन है, वो उस कंट्री के डेवलपमेंट को, उस कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को, उस कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को, उन सभी को शो करता है। क्यों? क्योंकि जितना प्रोडक्शन और कंजप्शन हो रहा है वो कैसे होगा, वो ऐसे नहीं होगा कि चीजें जो बनाई गई और उसको फेंक दिया गया, ठीक है, या ऐसे ही छोड़ दिया गया, नहीं, उसको बनाया जा रहा है ना, उसका कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो किस चीज को शो कर रहा है, यानी कि उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है इसलिए ये चीजें बनाई जा रही है ना। तो ज्यादा कंजप्शन, ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो ये शो कर रहा है कि भाई वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहा है। क्लियर। तो ये चीज कंट्री के डेवलपमेंट को, कंट्री की ग्रोथ को शो करता है। चलिए बच्चों, बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड मिनी स्टील प्लांट। तो इंटीग्रेटेड और मिनी स्टील प्लांट्स के बीच में अंतर क्या है वो हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। देखिए, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जहाँ पर एक ही कॉम्प्लेक्स के अंडर में तीनों प्रोसेस देखने को मिलते हैं। तीनों प्रोसेस यानी कि स्टील बनाने के लिए जो हमारा रॉ मटेरियल क्या है, सबसे पहले
वो है आयरन ओर। क्लियर? तो आयरन ओर को ब्लास्ट फर्नेस यानी भट्टियों में डाला जाता है मेल्ट होने के लिए। फर्स्ट प्रोसेस मेल्टिंग, ठीक है, तो मेल्ट होने के लिए डालते हैं। आगे स्टील बनाया जाता है, मेकिंग, सेकंड जो प्रोसेस है वो स्टील मेकिंग हो गया। एंड थर्ड प्रोसेस है स्टील बनने के बाद शेपिंग, उसको शेप देना। ये तीनों काम जो है वो एक ही कॉम्प्लेक्स के अंडर में होता है, इसीलिए ये जो प्लांट्स होते हैं ये बड़े होते हैं। समझ में आ रहा है कि ये प्लांट जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, क्योंकि ये सारे काम जो है वो एक जगह हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये बड़े होते हैं। क्लियर? तो एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज वन वेयर ऑल द थ्री प्रोसेस फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ आयरन और इन द ब्लास्ट फर्नेस टू स्टील मेकिंग फॉलोड बाय शेपिंग ऑफ द मेटल बाय रोलिंग इज कैरिड आउट अंडर वन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। अब हम आते हैं किस पर, अब हम बात करेंगे मिनी स्टील प्लांट्स। देखिए मिनी स्टील प्लांट्स जो हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, पहली चीज। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड सेकेंडरी यूनिट ये होती हैं। यहाँ पर इनको मेल्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क या फिर इंडक्शन फर्नेस का यूज किया जाता है। तो यहाँ भी देखिए मेल्ट करने का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर स्क्रैप आयरन का या फिर स्पॉन्ज आयरन का यूज किया जाता है, जो कि इजीली मिल जाता है। स्क्रैप आयरन से समझ में आ रहा है आपको, जो फालतू आयरन होगा या कह सकते हैं पुरानी गाड़ियां होंगी, वो सारी चीजें यहाँ पर ले जाई जाती हैं, मेल्ट की जाती हैं और उससे फिर आगे चीजें स्टील जो है वो बनाया जाता है। दे प्रोड्यूस अलॉय स्टील। अलॉय स्टील जहाँ पर क्या है, दो या दो से ज्यादा मेटल्स जो है उनको मिला के बनाया जा रहा है, तो अलॉय स्टील, माइल्ड स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। इसके अलावा मिनी स्टील प्लांट्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं लिक्विड स्टील भी। ठीक है, दे ऑल्सो प्रोड्यूस लिक्विड स्टील विच इज टर्न इनटू इनगॉट्स। इनगॉट्स में जो कि टर्न हो जाता है, बदल जाता है। इनगॉट्स क्या हो गए, इनगॉट्स यानी कि जो जैसे आप देखते हैं चीज़ों के ब्रिक्स बनाए जाते हैं, गोल्ड और सिल्वर के आप देखते हैं अलग अलग साइज के भी होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, जो स्टील होता है इसके भी ब्रिक्स बनाए जाते हैं, जिसको अलग अलग प्रोसेस से फिर आगे काम लिया जाता है। जैसे गोल्ड के ब्रिक्स हैं या सिल्वर के ब्रिक्स हैं, फिर इनको क्या है अलग अलग शेप दिया जाता है, वैसा ही यहाँ पर भी। तो इनको ये जो लिक्विड स्टील होता है, जैसे ये आपको दिख रहा है जो कि बहुत गर्म है, अब आगे ये आपको ब्रिक शेप में मोल्ड दिख रहा है ना, तो इसी मोल्ड में इसको डाला जाता है, फिर आगे ये क्या हो जाता है, ये इनगॉट्स में चेंज हो जाता है, यानी कह सकते हैं पिंड के रूप में या ब्रिक्स के रूप में ये आ जाता है। मोस्टली मिनी स्टील प्लांट्स जो होते हैं वो कह सकते हैं लोकल डिमांड को मीट करने के लिए इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से दूर होते हैं। और हमारे देश में देखें लगभग 173 मिनी स्टील प्लांट्स हैं, जो कि किसी आसपास ही नहीं है, वाइडली वो स्प्रेड है। चलिए बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मिनी स्टील प्लांट्स। मिनी स्टील प्लांट्स के फायदे क्या हैं। देखिए मिनी स्टील प्लांट्स के अगर फायदों की बात करें तो उससे भी समझ में आता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर दे रही है, या फिर कह सकते हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बराबर कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मिनी स्टील प्लांट्स जो है वो लगाए जाएं। क्यों? क्योंकि इसके बेनिफिट्स इतने हैं। बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहला कि इसमें यूज होता है स्क्रैप आयरन। स्क्रैप आयरन जो कि इजिली मिल जाता है, कंपेरेटिवली क्या है, ये सस्ता होता है। क्लियर? दूसरा कि बहुत ज़्यादा यहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक डेवलपिंग कंट्री के अगर नज़रिए से हम देखें तो ये क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, तीसरा किसी पोल्यूशन का ये कारण नहीं बनता है। चौथा कि स्पेशल स्टील जो है वो इससे प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट जो है रीज़न, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, या कह सकते हैं वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस है इसका, कि इसको इजीली कहीं पर भी सेटअप इसका लगाया जा सकता है अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मिनी स्टील प्लांट्स। मिनी स्टील प्लांट्स के डिसएडवांटेजेस या उसके नुकसान। तो देखा जाए तो एक ही नुकसान यहाँ देखने को मिलता है कि इनकी डिपेंडेंसी जो है वो इलेक्ट्रिक पावर पर है। ठीक है, डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिक पावर पर है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है, मान लीजिए उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, एक तो ये सारी चीज़ें हैं, पॉपुलेशन हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा ये कि इलेक्ट्रिसिटी पर इसकी डिपेंडेंसी तो है, उसके अलावा अगर हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से, तो पर यूनिट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो है वहाँ पर हम देखें कि पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खर्च करके जितना स्टील रेडी हो रहा है, यानी वेट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे जितना स्टील रेडी हो रहा है, और उतना ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम देखेंगे मिनी स्टील प्लांट्स में यूज करते हुए कम वेट का, मतलब उससे कम स्टील जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो ये इसका बहुत बड़ा क्या है, माइनस पॉइंट है। क्लियर है? आइए कुछ इसके सेंटर्स हम देख लेते हैं मिनी स्टील प्लांट्स के, जैसे कि कहाँ पर, कानपुर है, जयपुर है, पुणे, हैदराबाद, रांची, दिल्ली एंड भोपाल। चलिए बात करते हैं लार्ज इंटीग्रेटेड
आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन इंडिया। तो इंडिया में लार्ज इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट्स हम देखेंगे। इसके पहले हम ये जान चुके हैं कि इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट्स कौन से हैं, मिनी आयरन एंड स्टील प्लांट्स कौन से हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई कंफ्यूजन अब नहीं है। तो आइए इंटीग्रेटेड प्लांट्स की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर, ये सारी चीज़ें हम पहले के चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं, बस इसको फटाफट देखते चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे टाटा स्टील कंपनी। ये क्या है, ये एक प्राइवेट सेक्टर है। नेक्स्ट है भिलाई स्टील प्लांट्स, जो कि अगर हम बात करें तो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर प्लांट है, जो कि कोलैबोरेशन विथ यूएसएसआर, टेक्निकल कोलैबोरेशन जहां पर यूएसएसआर के साथ हुआ, उसके कोलैबोरेशन के साथ इसको ओपन किया गया या फिर एस्टेब्लिश किया गया। यूएसएसआर आज के टाइम में देखें तो रशिया। नेक्स्ट है रूरकेला स्टील प्लांट सेटअप, जो कि वेस्ट जर्मनी के कोलैबोरेशन से इसको एस्टेब्लिश किया गया था। आज के टाइम में देखा जाए तो जर्मनी। विशाखापत्तनम स्टील प्रोजेक्ट। चलिए, तो लार्ज इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट्स, इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टाटा स्टील कंपनी। इसको डिटेल में देखेंगे। टाटा स्टील कंपनी की अगर हम बात करें तो ये हमारे यहाँ की ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट स्टील कंपनी है, ठीक है। ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1907 में। इसको एस्टेब्लिश किया गया था जमशेद जी टाटा के द्वारा। कहाँ पर, झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में साकची नामक प्लेस पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कब, 1907 में। ये एक प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज है। इस कंपनी का नाम जिस समय इसको एस्टेब्लिश किया गया था यानी 1907 में, तब इसका नाम क्या था, तब इसका नाम था टिस्को के नाम से जानते थे, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और आज के टाइम में यानी कि 2005 से इसका नाम जो था वो चेंज कर दिया गया और इसका नाम हो गया है टाटा स्टील। इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो आज के टाइम में आते हैं, है ना, बट स्टार्टिंग इनका जो प्रोडक्ट था वो आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन था। द स्टील प्लांट्स, अच्छा, इनका प्रोडक्शन जो था इसको एस्टेब्लिश किया गया 1907 में। प्रोडक्शन स्टार्ट होता है 1911 में। लेकिन क्योंकि उस समय क्या था, जो ब्रिटिश थे उनका राज था, तो वो क्या करते थे, यहाँ का आयरन एंड स्टील यूज ना करके अपने यहाँ से मंगाते थे, जिसकी वजह से क्या है, उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो और यहाँ की इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो ना कर पाए। यहाँ दोनों चीज़ें थी, अपनी इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़े और यहाँ की इंडस्ट्रीज ग्रो ना कर पाए, इस वजह से ऐसा था। लेकिन जब क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया 1914 टू 1918, इस दौरान क्या था, बहुत ज़्यादा खपत होने लगी हर एक चीज़ की। तब उन लोगों ने क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने यहाँ का आयरन एंड स्टील जो था, भाई उस समय क्या था, बहुत सारे वेपन्स, ये सारी चीज़ें बनानी थी, तो जिसकी वजह से यूज होने लगा। और तब यहाँ पर क्या था कि इसका यूज रेलवे वगैरह का काम हो रहा है, अदर काम है, युद्ध में भेजना है, तब वहां से क्या है था, ये टाटा स्टील कंपनी जो आज हम इस नाम से जान रहे हैं, वो बहुत तेजी से फिर ग्रो करती है, इसकी डिमांड फिर वहां से बढ़ती है। टाटा स्टील प्लांट जो है, उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, पिग आयरन, सॉफ्ट आयरन, कास्ट आयरन, अलॉय स्टील, फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स, लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स, वायर प्रोडक्ट्स एंड प्लेट्स, ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके ये केमिकल्स हो गया, लोकोमोटिव पार्ट्स हो गए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो गए, मशीनरी, टिन प्लेट एंड केबल्स, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन ये करते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं फेवरेबल फैक्टर्स, जिसकी वजह से क्या है, ये इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ कर पाई, ठीक है। तो देखिए, फेवरेबल कंडीशन जो होते हैं वो उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है किसी भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। अब क्या है वो, यहाँ पर हम देखेंगे। तो हाई ग्रेड हेमेटाइट, जब हम लोग क्या है आयरन के टाइप्स पढ़ रहे थे, है ना, वहाँ हमने देखा था, तो हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन जो है वो यहाँ इजिली मिल जाता है आसपास से, यानी कि हम बात कर सकते हैं झारखंड का कौन सा इलाका, सिंहभूम, ठीक है, झारखंड का सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, दूसरी तरफ उड़ीसा का मयूरभंज, यहाँ से क्या है, इजिली हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन मिल जाता है। दूसरी तरफ कोल, इसको क्या है, मेल्ट करने के लिए कोल की ज़रूरत होती है, वो कोल झरिया यानी झारखंड, वहाँ से क्या है, कोल मिल जा रहा है। अब हमें दिख रहा है ना कि रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर इस्टेब्लिश की जाती हैं, जहाँ पर रॉ मटेरियल जो है वो ईजिली मिल सके, आगे मार्केट ईजिली मिल सके, ठीक है। तो रॉ मटेरियल हमें दिख रहा है, कोल है, आयरन है, ये सारी चीज़ें क्या है, काफ़ी ज़्यादा भारी होती हैं, बल्कि होती हैं ना, तो ये सब चीज़ें क्या है, आसपास ही मिल जा रही, ये भी इसके लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन रही। इसके अलावा मैग्नीज की बात करें, जैसे स्टील जो है इसको बनाने के लिए, इसको मजबूती देने के लिए मैग्नीज का यूज होता है, और ये मैग्नीज जो है वो उड़ीसा से मिल जाता है,
उड़ीसा के क्योंझा डिस्ट्रिक्ट से ये मिल जाता है। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें आपकी दोनों तरीके से तैयार हो रही हैं, आपके उस चैप्टर के लिए जो मिनरल्स आप देख रहे थे और इस चैप्टर के लिए भी, और साथ ही साथ मैप के लिए भी ये तैयार हो रही हैं, तो ये आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है? इसके अलावा ये सारा प्रोसेस जो है, इसमें डोलोमाइट का यूज होता है, लाइमस्टोन का यूज होता है, फायर क्ले का यूज होता है, एज कह सकते हैं फ्लक्स मटेरियल के रूप में इनका यूज होता है। ये सब चीजें भी क्या है, आसपास से ही मिल जाती हैं, जैसे कि उड़ीसा का सुंदरगढ़ हो गया, दूसरी तरफ झारखंड का सिंहभूम हो गया, यहाँ से ये सारी चीजें मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रिवर्स सुवर्ण रेखा, रिवर्स सुवर्ण रेखा, ये कहाँ है? झारखंड। तो देखिए, पानी, किसी भी इंडस्ट्री के लिए पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई जो है वो यहाँ से मिल जाती है, और साथ ही साथ हम बात करें डैम एट खरकई, स्टोरेज डैम एट खरकई, ये कहाँ है? ये भी आपका झारखंड में आता है। तो वहाँ से पानी जो है वो इजिली मिल जाता है, जो इस इंडस्ट्री के लिए चाहिए, और उसके अलावा कह सकते हैं यहाँ पर कूलिंग प्रोसेस जो है उसके लिए चाहिए, वो भी मिल जाता है। तो ये सारी कंडीशन क्या है, इसके लिए फेवरेबल है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जा रही है, कोल मिल जा रहा है, दूसरी तरफ आपको पानी मिल जा रहा है इजिली, आपके रॉ मटेरियल जो है वो इजिली मिल जा रहे हैं। क्लियर है? प्रोवाइड आइडल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अब यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर आइडल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो भी मिल जाती है, क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी जो हमारी मेगा सिटीज़ हैं, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता है, चेन्नई है, तो उनसे इनकी चाहे रेलवे की हम लोग बात करें और चाहे रोड ट्रांसपोर्टेशन का है, तो वो कनेक्टिविटी यहाँ पर अच्छी है। ये भी इसके लिए क्या है, फेवरेबल कंडीशन है, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल इजिली ले आना और ले जाना, ये दोनों काम आसानी से हो जाता है। क्लियर? ये हो गया, एंड रॉ मटेरियल हो गया और फिनिश्ड गुड्स हो गए। डेंसली पॉपुलेटेड, ये जो रीजन है आपका झारखंड और उड़ीसा की बात करें, ये डेंसली पॉपुलेटेड है, जिसकी वजह से चीप और अच्छी क्वांटिटी में लेबर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट। भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट की बात करें तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में इसको एस्टेब्लिश किया गया 1957 में, कोलैबोरेशन विथ यूएसएसआर, है ना। इसको हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था। तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में इसको एस्टेब्लिश किया गया 1957 में, और यहाँ पर प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था इसके 2 साल बाद, यानी 1959 में इसका प्रोडक्शन शुरू किया गया था। क्लियर है? फर्स्ट प्लांट था ये अंडर पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट बेस पर ये हमारा फर्स्ट प्लांट था। पब्लिक सेक्टर यहाँ पर क्या है, कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। क्लियर? पर्पस ऑफ इसकी सेटिंग का पर्पस क्या था? दुर्ग जो इलाका रहा या डिस्ट्रिक्ट रहा उसका डेवलपमेंट। ठीक है? प्रोडक्शन यहाँ पर स्टील का स्टार्ट हुआ, हमने अभी पहले भी डिस्कस किया 1959 में, और मेनली यहाँ पर क्या क्या प्रोड्यूस किया जाता है वो हम देख लेते हैं। तो रेल्स, रेलवे स्लीपर्स, बीम्स, बिलेट्स एंड एंगल्स। चलिए बात करते हैं भिलाई प्लांट के लिए फेवरेबल कंडीशन। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल जो हम देखेंगे सब आसपास ही मिल जाएगा। जैसे आयरन ओर की बात करते हैं तो आयरन ओर यहाँ छत्तीसगढ़ से ही मिल जाएगा, दल्ली राजहरा रेंज यहाँ से, यानी कि जो प्लांट है उससे लगभग 80 किलोमीटर के डिस्टेंस से इनको मिल जाता है आयरन ओर। अब बात करेंगे कोल, कोल भी छत्तीसगढ़ से ही मिल जाता है। यहाँ पर कोरबा और कारागती फील्ड कोल फील्ड्स हैं, यहाँ से कोल मिल जाता है, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है ज़्यादा, इस वजह से आसपास का रीजन यानी उड़ीसा, झारखंड, यहाँ से भी कोल आता है, फिर मिक्स कोल का यूज़ किया जाता है। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा लाइमस्टोन की बात करेंगे। लाइमस्टोन वो भी मिल जाता है यहीं पर नंदनी क्वेरी, जो कि लगभग इस प्लांट से 24 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, वहां से मिल जाता है। तो दिख रहा है ना कि रॉ मटेरियल जो है वो आसपास से ही मिल जा रहे हैं। ठीक? डोलोमाइट जो है वो बिलासपुर का, छत्तीसगढ़, यहीं से मिल जा रहा है। मैंगनीज बालाघाट ऑफ मध्य प्रदेश से मिलता है। थर्मल पावर कहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, यानी कि थर्मल पावर जो है वो यहीं पर कोरबा थर्मल पावर है स्टेशन है, यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है इजली। वाटर सप्लाई की बात करें तो तेंदुला या तांदुला कह सकते हैं, तो तेंदुला कैनाल है, वहाँ से वाटर सप्लाई इजली हो जाती है। चीप लेबर, आसपास के रीजन जो कि पॉपुलेटेड हैं वहाँ से चीप लेबर मिल जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी अच्छी है, कनेक्टिविटी इनकी कोलकाता नागपुर रेलवे लाइन के साथ अच्छी है। इसके अलावा दिल्ली, जहाँ से क्या है, रॉ मटेरियल मिलता है, तो दिल्ली टू आपका ये जो प्लांट है इस जगह के लिए स्पेशल रेलवे लाइन जो है उनका भी कंस्ट्रक्शन कराया गया है। चलिए बात करते हैं रूरकेला स्टील प्लांट। तो रूरकेला स्टील प्लांट, या इसको हम लोग राउरकेला स्टील प्लांट के नाम से भी जानते हैं, ये स्टेब्लिश कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये यहाँ पर हम जानेंगे। कहाँ पर है सबसे पहले ये जानते हैं। तो नॉर्थ उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। ये स्टार्ट हुआ था 1959, जब हमारा क्या है, सेकेंड
5 ईयर प्लान जो है उस दौरान इसको इस्टेब्लिश किया गया था और यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है कब, 1959 से। 5 ईयर प्लान की हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए सेकेंड 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है 1951 to 56 और सेकेंड जो है 56 to आपका 61 तक चला था। तो इस दौरान क्या है, इसकी शुरुआत की गई और इसका फर्स्ट प्रोडक्शन, यहाँ पर प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुआ है वो 1959 में हुआ है। यहाँ पर कोलैबोरेशन था वेस्ट जर्मनी का, जहाँ पर वेस्ट जर्मन फर्म क्रुप्स एंड डेमेग इनके द्वारा, इनके कोलैबोरेशन के साथ इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये जाना जाता है यहाँ पर लेटेस्ट स्टील मेकिंग में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के यूज़ के लिए। इसके अलावा इनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहा है स्पेशल स्टील बनाने में। स्पेशल स्टील जिनका यूज़ हमारे इंडियन स्पेस सैटेलाइट प्रोग्राम के जो व्हीकल्स होते हैं उनको बनाने में होता है, उनके लिए। इनके अलावा अदर इनके प्रोड्यूसेस जो हैं वो हम देखते हैं। प्रोड्यूसेस हैवी स्टील प्लेट्स हो गए, शीट्स एंड स्ट्रिप्स हैं जिनका यूज़ रेलवे वैगन्स में होता है, बॉयलर्स, रेलवे कोचेस एंड शिप बिल्डिंग, यहाँ पर इसका यूज़ होता है। इसके अलावा बाई प्रोडक्ट के रूप में फर्टिलाइजर्स जो है इनका प्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजर्स प्लांट्स को ये सपोर्ट करते हैं। क्लियर। इसके अलावा विशाखापत्तनम शिपयार्ड के लिए यहाँ से हैवी प्लेट्स जो हैं वो मिलती हैं। चलिए तो अब बात करते हैं इसके लिए फेवरेबल फैक्टर्स। पहले तो रॉ मटेरियल, जहाँ पर हम बात करेंगे आयरन ओर। आयरन ओर उड़ीसा से ही मिल जाता है, सुंदरगढ़ एंड केओझर। ठीक है, तो रूरकेला आपका जो प्लांट है ये भी आपका उड़ीसा, और इसको जो रॉ मटेरियल मिल रहा है वो भी क्या है, आसपास से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको आयरन ओर हमने देखा उड़ीसा से ही मिल जा रहा है। ठीक है, बात करेंगे कोल कहाँ से आ रहा है, झरिया, तालचेर एंड कोरबा कोल फील्ड से। पावर सप्लाई यहाँ पर कहाँ से हो रही है, हीराकुड प्रोजेक्ट, ध्यान है कहाँ पर, ये भी आपका कहाँ पर आएगा, ये भी आ रहा है उड़ीसा। लगभग 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये प्रोजेक्ट है, वहां से इनको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिल जाती है। क्लियर। मैंगनीज जो है वो कहाँ से मिलता है, बराजमदा। इसके अलावा डोलोमाइट कहाँ से मिलता है, ये मध्य प्रदेश की माइंस बाराद्वार और हिरनी से मिलता है। इसके अलावा लाइमस्टोन मिलता है बीर मित्रापुर, कहाँ, ये भी उड़ीसा से ही मिलता है। क्लियर। तो हमें क्या दिख रहा है, रॉ मटेरियल भी आसपास से ही मिल जाता है। इंडस्ट्रीज उसी जगह पर लगाई जाती हैं जहाँ ईजिली रॉ मटेरियल और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन, जो रेडी गुड्स हैं उनके लिए मार्केट, ये सारी चीज़ें मिल जाए, है ना। तो आसपास ही ये चीज़ें हमको मिल जा रही हैं। वाटर सप्लाई, ब्राह्मणी रिवर, ये भी कहाँ, उड़ीसा, वहाँ से वाटर सप्लाई। लेबर की बात करें तो चीप चाहिए होते हैं, सस्ते चाहिए होते हैं, वो भी क्या है, आसपास के रीजन से ही मिल जाते हैं। और कनेक्टिविटी अगर हम बात करें बाई रोड तो कोलकाता के साथ इनकी अच्छी कनेक्टिविटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए रोड के द्वारा इनकी कनेक्टिविटी, रोड से कनेक्टिविटी इनकी कोलकाता से है और फिर कोलकाता से ही रेडी गुड्स, रॉ मटेरियल इनके लिए पोर्ट भी मिल जाता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विशाखापत्तनम स्टील प्लांट। देखिए क्या था, धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ रही थी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसमें सुधार लाना था। कब, जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद से। तो जो 5 ईयर प्लान्स बनते थे कि किस तरीके से कंट्री के लोगों का डेवलपमेंट हो, किस तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको सुधारा जाए, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था हमारा 1969 टू 74, इस दौरान डिमांड हुई की स्टील की डिमांड बढ़ रही है, इस वजह से 3 स्टील प्लांट जो है इनको एस्टेब्लिश करने की डिमांड हुई। इसी के तहत फिर आगे प्लानिंग की गई और 3 स्टील प्लांट जो हैं जिनके बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं, वो फर्स्ट आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, दूसरा सलेम इन तमिलनाडु एंड थर्ड विजयनगर इन कर्नाटका, इनको एस्टेब्लिश करने की बात कही गई और इस पर फिर आगे काम चलने लगा। 1992 में विशाखापत्तनम प्लांट जो था ये एस्टेब्लिश हुआ, या कह सकते हैं कंप्लीट हुआ। ठीक है, द लेटेस्ट इंटीग्रेटेड, ठीक है, विशाखापत्तनम इज द लेटेस्ट इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट विच वाज कंप्लीटेड इन 1992 में। इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्यों बन जाती है, क्योंकि विशाखापत्तनम पोर्ट, ठीक है, उसकी वजह से इसकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। इट इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड मॉडर्न स्टील प्लांट इन द कंट्री। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे क्या है हम डेवलप होंगे, चीजें मॉडर्न होंगी, तो यहाँ पर क्या है, ये काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और मोस्ट आपका मॉडर्न स्टील प्लांट है। चलिए बात करते हैं इसके की फीचर्स की।
की फीचर्स, फर्स्ट सी शोर बेस्ड प्लांट है ये, जो कि मैनेज होता है किसके द्वारा, राष्ट्रीय इस्पात निगम के द्वारा मैनेज होता है। इस्पात आपका स्टील है ना, तो इसके द्वारा ये मैनेज होता है। ये यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ कब, 1992, अभी पहले भी हमने डिस्कस किया था। इसकी लोकेशन बहुत यूनिक है पोर्ट की वजह से, है ना, अभी हमने देखा। तो इस वजह से कोस्टल लोकेशन का ये पूरा एडवांटेज उठाता है और यहाँ से क्या है, काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये आयरन एंड स्टील का हमारे देश में। फेमस फॉर किस चीज़ के लिए, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चलिए बात करते हैं फेवरेबल फैक्टर्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आयरन ओर, जो कि रॉ मटेरियल इसका मेन है। आयरन ओर आ जाता है छत्तीसगढ़ के बेलाडीला से। फिर बात करते हैं कोल माइंस, मतलब कोल कहाँ से आएगा, तो कोल आता है झारखंड के भलोर एंड पुक्की से। फिर बात करेंगे हम डोलोमाइट। डोलोमाइट आ जाता है यहाँ पर आंध्र प्रदेश के कहाँ से, खम्मम, और उड़ीसा के बीरमित्रापुर से। इसके अलावा लाइमस्टोन आ जाता है यहाँ पर जग्गियापेटा, कहाँ, जग्गियापेटा कहाँ पर, आंध्र प्रदेश, वहाँ से आ जाता है। विशाखापत्तनम काफ़ी फेमस है किस चीज़ के लिए, लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया, इंडिया के लार्जेस्ट शिपयार्ड के रूप में ये काफ़ी फेमस है, जहाँ से लगभग 102 शिप्स जो हैं वो डिलीवर की जा चुकी हैं। अब आप समझ सकते हैं यानी पर कि कितने बड़े लेवल पर यहाँ पर ये काम होता है। चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इनकी प्रॉब्लम्स क्या है, तो सबसे पहला कि हमारे यहाँ इतना अच्छे से ये इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, या इतना ज़्यादा कह सकते हैं जगहों पर नहीं इनको इस्टेब्लिश किया जा सक रहा है, जिसकी क्योंकि उसका एक बड़ा रीज़न है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है, जिसके लिए ये काम जो है वो मुश्किल है। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर क्या है, इसका प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, कंजप्शन उस हिसाब से ज़्यादा है, जिसकी वजह से बाहर से मंगाना पड़ता है, हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है। लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन जो है उसका काफ़ी कम है, कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, लैक ऑफ टेक्नोलॉजीज़, उसकी कमी की वजह से भी, ठीक है, और भी बहुत सारे कारणों के चलते जिसकी वजह से भी क्या है, बाहर से मंगाना पड़ता है। लो पोटेंशियल यूटिलाइजेशन, तो पोटेंशियल यूटिलाइजेशन जो है वो इसका नहीं हो पाता है, मतलब कम होता है। क्यों, इसलिए कम होता है क्योंकि कभी क्या है, स्ट्राइक्स हो गई, कभी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई, कभी लॉकआउट हो गया, ये सारी चीज़ों के चलते। हैवी डिमांड, देखा जाए तो पर पर्सन इसका कंजप्शन जो है वो कम है, लेकिन फिर भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड क्यों उसकी अपेक्षा ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से डिमांड ज़्यादा है, और इस वजह से हमें इसे इम्पोर्ट करना पड़ता है, और हमारी गवर्नमेंट को इस पर अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं सेल। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल इसको इस्टेब्लिश किया गया 1973 में। सेल की कह सकते हैं कैपेसिटी का इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैनेज करता है या रिस्पॉन्सिबल है, जैसे दुर्गापुर है, बोकारो है, रूरकेला है, बर्नपुर है, ये सारे जो स्टील प्लांट्स हैं इनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इनको मैनेज करता है। इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल है दुर्गापुर और सलेम, यहाँ के अलॉय स्टील प्लांट्स जो हैं उनके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा इसकी कैपेसिटी हम इससे भी समझ सकते हैं कि इसने टुक ओवर कर लिया है किसको, आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, कब, 1976 में उसको इसने टुक ओवर कर लिया, यानी कह सकते हैं अपने अंडर में ले लिया। और उसके अलावा विश्वेश्वरैया प्लांट 1989 में इसको भी अपने अंडर में ले लिया। चलिए बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इससे हम सभी इंट्रोड्यूस हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जिनकी रेंज हम देखें तो बहुत वाइड है, जैसे हम बात करें टेलीविज़न हो गया, यानी कि टीवी आपका, प्रिंटर है, कंप्यूटर है, पेजिंग है, तो ये बहुत बड़ी इनकी रेंज हमारे सामने आती है, जिन्होंने हमारी लाइफ को काफ़ी इजी बना दिया है। तो कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इसकी प्रेजेंस की वजह से हमारी लाइफ स्टाइल जो है उसमें एक रेवोल्यूशन सा आ गया है। रेवोल्यूशन जैसे कि इसने क्या किया कि हमारी जो ज़रूरतें हैं, या फिर कह सकते हैं हमारी चीज़ों को इजी बना दिया है, हमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल गई, जिसकी वजह से हम इस पर काफ़ी डिपेंड हो गए हैं, ठीक है। रेवोल्यूशन की बात अगर हम करें, देखिए जैसे हम आज के टाइम में क्या है, हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, है ना, हम कोई चीज़ हम लोग मंगा रहे हैं कहीं से, या हमने क्या है, हम शॉप पे जाकर ले रहे हैं, फिर भी मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम हम लोग ऑनलाइन पेमेंट आज के टाइम में कर रहे हैं।
पहले क्या था कि लोग कुछ अमाउंट जो है वो लेके मार्केट गए, वहां पर जाकर कुछ और चीजें याद आई या कोई चीज दिख गई कि अरे ये जरूरत की है, और बाई चांस वॉलेट या पर्स जो है उसमें उतना अमाउंट नहीं है कि उस चीज को लिया जा सके, तो वो चीज जरूरी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर से जाएंगे। क्लियर है, उसी दिन चले गए या नेक्स्ट डे चले गए, क्योंकि बड़ी जरूरी चीज है वो हमें बाद में याद आ रही है कि हाँ उसका अमाउंट जो है वो कम पड़ रहा है। आज के टाइम में क्या है, हमारे साथ मोबाइल जो है वो हमेशा होता है, कार्ड जो है वो वॉलेट में होता है, तो हमें कैश ले जाने की जरूरत नहीं होती है। जो भी चीजें हमें दिखी और हमने क्या किया, उसको परचेज कर लिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, हमारी लाइफ को काफी इजी बना दिया। चलिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु जो है लार्जेस्ट सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोडक्शन के लिए लार्जेस्ट सेंटर है, और कह सकते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, इन सारी चीजों के डेवलपमेंट की वजह से ही इसको हम लोग जानते हैं बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, बेंगलुरु है, जहां पर ये काम जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है ये बहुत बड़े लेवल पर होता है। अब हम बात करेंगे ITI, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। देखा जाए तो हमारी आज़ादी के बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 1950 में ये इस्टेब्लिश हुआ था बेंगलुरु में, और देखा जाए तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेटअप ये फर्स्ट था। एट प्रेजेंट आज के टाइम में देखा जाए तो लोगों की जो नीड्स हैं उनको मीट करने के लिए इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, डाइवर्सिफाइड इट्स प्रोडक्शन, इनका प्रोडक्शन जो है वो डाइवर्सिफाइड किया जा रहा है, यानी कि कह सकते हैं वेराइटीज जो है वो लाई जा रही हैं लोगों की नीड को मीट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए। जैसे हम देखते हैं 2G है, फिर हमको लगा 3G, फिर उससे ज़्यादा और हमको हाई चाहिए तो 4G आ गया, फिर आ गया 5G, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, लोगों की डिमांड को मीट करने के लिए चीज़ें जो है वो डेवलप की जा रही है। तो यहाँ भी क्या है, डाइवर्सिफाइड हमें देखने को मिलता है। रेंज इनकी देख सकते हैं, ऑटोमेटिक टेलीफोन स्विचिंग सिस्टम, टेलीप्रिंटर एक्सचेंज, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंपोनेंट्स एक्सेट्रा। चलिए बात करते हैं BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये देखा जाए तो हमारे यहाँ का सेकंड पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिसको एस्टेब्लिश किया गया बेंगलुरु में 1956। फर्स्ट हमने देखा पब्लिक सेक्टर यूनिट का बेंगलुरु में ही 1950, और ये 1956 में इसको सेटअप किया गया, जो कि किस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेनली रहा, ये मेनली रहा डिफेंस सर्विसेज की इलेक्ट्रॉनिक नीड्स को पूरा करने के लिए। दूसरी तरफ बात करते हैं ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो जो है ये मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि क्या है, हमें मौसम की जानकारी देते हैं, है ना, उनके लिए इनको इस्टेब्लिश किया गया ऑल इंडिया रेडियो। कहाँ पर, बेंगलुरु में ही। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECIL के नाम से हम जानते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया 1970 में हैदराबाद में। क्लियर, इनका सेटअप हैदराबाद में है, 1970 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, जहां पर इट मैन्युफैक्चरर्स ट्रांजिस्टराइज्ड मॉड्यूलर सिस्टम फॉर न्यूक्लियर एप्लीकेशंस एंड फॉर यूज इनका कहाँ, मेडिकल, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल फील्ड्स में इनका यूज है। इसके अलावा इनकी अपनी इक्विप्ड लेबोरेटरी भी है, जहां पर क्या है, टेस्ट वगैरह जो है वो किए जाते हैं। चलिए बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जिसके मामले में बेंगलुरु जो है ये इसका हब कहा जाता है ना। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर बेंगलुरु में इसमें काम होता है, इस वजह से बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर, तो इंडिया का सिलिकॉन, या फिर कह सकते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं, बेंगलुरु को जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़े लेवल पर है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जियांट्स जो हैं वो यहाँ बेंगलुरु में ऑपरेट होते हैं, उनके ऑपरेशंस यहाँ पर हैं। बेंगलुरु IT इंडस्ट्री जिसका कि हब माना जाता है ना, बेंगलुरु IT इंडस्ट्रीज इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लस्टर, या फिर कह सकते हैं 2 मेन ग्रुप्स में ये डिवाइड है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिटी एंड सेकंड है वाइट फील्ड। इलेक्ट्रॉनिक सिटी यहाँ पर कौन से एरियाज आते हैं वो हम देख लेते हैं। न्यू क्लस्टर इन बेलंदूर, यहाँ पर बेलंदूर है, हेब्बल है एंड चैलेंज घट्टा है, हैव इमर्ज इन लास्ट फ्यू ईयर्स अलोंग द आउटर इनर रोड, रिंग रोड। ठीक है, तो इधर की तरफ ये जो है ये मेन जो सेंटर्स हैं वो उभर कर आए हैं। तो सॉफ्टवेयर के फील्ड में देखा जाए तो बेंगलुरु जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। यहाँ पर देखा जाए तो वाइट फील्ड जो कि होम टू इंटरनेशनल टेक पार्क, ठीक है, बेंगलुरु के वाइट फील्ड में होम टू इंटरनेशनल पार्क, जिसको कि डेवलप किया गया किसके लिए, इंडिया और सिंगापुर के ज्वाइंट वेंचर के लिए। इसके अलावा सभी IT कंपनीज जैसे कि डेल है, TCS, ओरेकल, GE, iGate, ये सभी कहाँ हैं, ये सभी बेंगलुरु में। कई सारी हाईटेक
कंपनीज जो हैं वो भी कहाँ हैं, वो भी बेंगलुरु में है, या कह सकते हैं बेंगलुरु जो है बहुत सारी हाईटेक कंपनीज जो हैं उनका हब है, जैसे इन्फोसिस है, विप्रो है, टाटा है, इसके अलावा एक्सेंचर है, एक्सेट्रा। चलिए बात करते हैं ग्रोथ ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में हम जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले फेवरेबल फैक्टर्स की बात करते हैं। फेवरेबल फैक्टर्स, सबसे पहला कि यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है, ठीक है, प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से ये डेवलप हो पाए। नेक्स्ट, रेडियली अवेलेबल वर्ल्ड क्लास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्ल्ड क्लास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर इजीली अवेलेबल है, इस वजह से भी ये जो कह सकते हैं हाईटेक कंपनीज वगैरह जो है वो यहाँ पर डेवलप हो पाई, या फिर ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा डेवलप हो पाई। प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल, यहाँ का क्लाइमेट अगर हम देखें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, जिसकी वजह से एफिशिएंट वर्क हो सकता है। देखिए बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, दोनों में ही एफिशिएंट वर्क नहीं हो पाता। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंफर्टेबल क्लाइमेट है जिसकी वजह से लोग इजीली काम कर सकते हैं। सेंटर फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड वेरियस वर्कशॉप का ये क्या है, सेंटर है। इसके अलावा इनोवेटिव ग्लोबल मीट्स हेल्ड बाय वेरियस कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज के द्वारा यहाँ पर क्या है, इनोवेटिव मीट्स जो है वो की जाती हैं। सेकंड नंबर पर आता है हैदराबाद। हैदराबाद जहाँ पर क्या है, बहुत सारी हाईटेक कंपनीज होने की वजह से इसको साइबराबाद के नाम से भी हम जानते हैं, जैसे अमेजन है, विप्रो है, ये सारी कंपनी जो है वो उनके सेंटर हैदराबाद में भी हैं। चलिए बात करते हैं टेलीविजन इंडस्ट्री। टेलीविजन इंडस्ट्री जिसमें क्या है, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना, जो टेलीविजन है। तो टेलीविजन देखा जाए तो कुछ सालों में बहुत तेजी से ये डेवलप हुआ है। क्यों हुआ है, मतलब कैसे हम कह सकते हैं, आपने सुना होगा कि कुछ साल पहले तक क्या था, जब रामायण और महाभारत आता था तो लोगों के घरों में बहुत भीड़ होती थी, रोड पर बहुत भीड़ होती थी। क्यों? क्योंकि सबके घरों में टेलीविजन नहीं होता था, और आज के टाइम में क्या है, सबके घरों में है। अच्छा, इसके अलावा फिर केबल टीवी, जैसे जैसे क्या है डेवलप हुआ, केबल टीवी की डिमांड और केबल टीवी तक लोगों की पहुंच बढ़ने की वजह से वीसीआर जो है इसकी डिमांड धीरे धीरे घटने लगी, और आज के टाइम में देखें और सारी चीज़ें आने की वजह से वीसीआर जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया, बंद हो गया। नेक्स्ट है ऑडियो सिस्टम, जिसको हम क्या है, सुन सकते हैं केवल। ऑडियो सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनको ब्रॉडली हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपका मोनो प्लेयर्स है, स्टीरियो प्लेयर्स हो गया, कार ऑडियो है, मिनी सिस्टम है, सीडी बेस सिस्टम है, ये सभी हैं। देखा जाए तो इनकी मेन कंपनीज 3 हमारे यहाँ जो है ज़्यादा डिमांड में है, जैसे वीडियोकॉन है, बीपीएल है, और इसके अलावा फिलिप्स है। क्लियर? मेन इसके सेंटर्स अगर हम बात करें तो हमारे जो महानगर हैं, मेगा सिटीज़, जैसे कि आपका क्या है, दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, इसके अलावा पुणे, ये इनके सेंटर्स हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इससे पहले हमारा चैप्टर जो है वो पूरा कवर होते चल रहा है, लेकिन अगर आपके कोई डाउट्स हैं मैथ, साइंस, एसएसटी के, तो हमारा आस्क क्वेश्चन सेक्शन है, वहां पर अपने डाउट्स आप रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम आपने सुना है? हाँ, सुना ही नहीं बल्कि हम लोगों ने इसके पहले के चैप्टर में पढ़ा भी है। ठीक है, तो पेट्रोलियम हमने जाना कि क्या है, पेट्रोलियम से ही क्या है, एक्सट्रैक्ट करके पेट्रोल और बाकी उसके क्या है, बाई प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वही पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोकेमिकल्स जो है ये क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि पाए जाते हैं कहाँ से, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से पाए जाते हैं, जैसे कि गैसोलीन हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनसे पेट्रोकेमिकल्स जो है वो पाए जाते हैं, आगे या कह सकते हैं बनाए जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, इसके रॉ मटेरियल की बात करेंगे। इसके लिए रॉ मटेरियल क्या लगता है, जो हम बात कर रहे हैं पेट्रोकेमिकल्स, इनमें रॉ मटेरियल की बात अगर हम कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल के लिए आता है जैसे एलपीजी हो गया, पेट्रोलियम है और कोल है, ये इसके क्या है, रॉ मटेरियल है। अब क्या किया जाता है, ये जो पेट्रोलियम होता है, इनको क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की क्रैकिंग से, या कह सकते हैं इनकी रिफाइनरी से, है ना, इनको रिफाइन करने के बाद इनकी रिफाइनरी से क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है, पेट्रोलियम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है ये क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, और इसके इंक्रीज होने से पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है इंक्रीज होता है। ये जो पॉलीमराइजेशन है इसी का फिर आगे यूज किया जाता है किसके लिए, जो पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए लाइक प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर्स, पीवीसी, डिटर्जेंट्स एंड अदर्स। अभी रॉ मटेरियल हमने समझा, इसके लिए क्या लगता है, इसके लिए रॉ मटेरियल पेट्रोलियम है, आपका नेचुरल गैस है,
कोल है। तो ये जो इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं पेट्रोकेमिकल्स की, ये इसी के पास लगाई जाती हैं जहां से इनका क्या है, रॉ मटेरियल मिलता है। चलिए बात करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इनके प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में बात करेंगे, पॉलीथीन है, विनाइल है, पीवीसी प्लास्टिक ग्रुप, नायलॉन, डेक्रॉन, टेट्रॉन, टेरिलिन ऑफ सिंथेटिक फाइबर ग्रुप एंड सिंथेटिक रबर्स आर द प्रोडक्ट्स। ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। आज के टाइम में देखा जाए तो देखिए सिंथेटिक फाइबर्स हैं, सिंथेटिक रबर है, प्लास्टिक है, इन चीज़ों का कितना ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है। और ये सारी चीज़ें क्या है, आपके पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स ही हैं। ग्रेजुअली आज के टाइम में देखा जाए तो ट्रेडिशनली रॉ मटेरियल्स जो हैं उनकी जगह ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं उन्होंने बहुत तेजी से ले लिया है, चाहे डोमेस्टिक सेक्टर्स की बात करें या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। अब पहले के टाइम में जैसे हम बात कर सकते हैं पेन की, पेन के लिए पहले क्या यूज़ होता था, पहले जो लकड़ी होती थी, कुछ स्पेशल पेड़ जो होते थे उनकी, उसमें इंक लगाकर और उससे लिखा जाता था। आज के टाइम में क्या उसकी जगह क्या ले लिया, पेन ने ले लिया, जहाँ पर मेटल की भी पेन होती है और प्लास्टिक की भी होती है। और आज कितनी सारी चीज़ें जो है प्लास्टिक जो है उसका यूज़ हो रहा है ना। तो उस तरीके से देखा जाए तो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं उन्होंने आज के टाइम में हमारे घरों में, हमारे इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा अपनी जगह बना ली है। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स, जैसा अभी हम लोगों ने बोला कि जो हमारे ट्रेडिशनली रॉ मटेरियल्स थे उनकी जगह ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जो है इन्होंने ले ली। तो आइए कुछ को देखते हैं कि किसकी जगह किसने ले ली। जैसे हम बात कर सकते हैं सबसे पहले जूट फाइबर्स। जूट फाइबर्स उसकी जगह आज के टाइम में देखा जाए तो सिंथेटिक फाइबर्स जो है इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर हम बात करें नेचुरल रबर, जो कि क्या है, रबर का पेड़ होता था उससे निकलता था, आज के टाइम में क्या है, सिंथेटिक रबर ने उसकी जगह ले ली। नेक्स्ट है स्टील पाइप, उसकी जगह किसने ले ली, पीवीसी पाइप जो है इसने ले ली, है ना। पहले के टाइम में क्या है, अगर हम घरों में भी देखें जो नल के पाइप हमारे होते हैं वो स्टील के पाइप होते थे। और आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में जो पाइप यूज़ हो रहे हैं प्लास्टिक के हो रहे हैं, है ना। वो हो गया। क्लॉथ एंड जूट बैग्स, उसकी जगह पॉलीथीन ने ले ली। आज के टाइम में खैर अब हम लोग धीरे धीरे कह सकते हैं इसके लिए नॉलेजेबल हो रहे हैं या फिर इसके लिए थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हम लोग हो रहे हैं कि पॉलीथीन का यूज़ हम लोग धीरे धीरे कम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है लेदर फुटवेयर, इसकी जगह किसने ले ली, प्लास्टिक चप्पल्स एंड सिंथेटिक फुटवेयर। कॉपर एंड स्टील यूटेंसिल्स, यहाँ पर प्लास्टिक वेयर, कंटेनर्स इन्होंने ले ली। बिल्कुल आज के टाइम में देखें तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का हर जगह आप देखेंगे प्लास्टिक कंटेनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मार्केट में भी, लोगों के घरों में भी। ठीक है, पहले ये चीज़ें कम थी। जूट प्रोडक्ट्स लाइक, एक ये भी रीज़न है कि भाई वो सस्ते भी हैं, इजीली मिल जाते हैं ये सारी चीज़ें। जूट प्रोडक्ट्स लाइक रोप्स वगैरह हो गया, इसकी जगह नायलॉन जो है, प्लास्टिक फाइबर्स हो गए, आर्टिकल्स ऑफ सिंथेटिक इन्होंने ले ली। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स की इंपॉर्टेंस, तो सबसे पहला है यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव। इस कॉस्ट इफेक्टिव है, इस वजह से भी क्या है ये डिमांड में ज़्यादा रहते हैं। इकोनॉमिकली स्टेबल है, ठीक है, ये भी एक बड़ा कारण है। इसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से क्या है ये सस्ता है। जिस चीज़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है वो चीज़ें क्या है, सस्ती होती हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि सस्ता होने की वजह से लोग जो है इसकी डिमांड लोगों के बीच में ज़्यादा है। इसके अलावा क्या है, रॉ मटेरियल इसका जो है ईजिली अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट, नॉट डिपेंडेंसी, किस पर, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी नहीं है। जैसे हम बात कर सकते हैं जूट, ठीक है, एग्रीकल्चर पर वहाँ पर डिपेंडेंसी है, तो अगर क्या है फसल खराब हो गई तो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इस वजह से भी इनका प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता है और डिमांड ज़्यादा होती है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, जो कि ट्रॉम्बे में 1966 में इस्टेब्लिश किया गया। किसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इनके प्रोड्यूसर्स अगर हम देखें तो कौन से हैं, पॉलीप्रोपाइलिन, एथाइल एसीटेट एंड ब्यूटाइल स्पिरिट एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो पेट्रोकेमिकल एंटरप्राइजेज रहा वो है यूडेक्स प्लांट। इसको कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, कोयाली, गुजरात। जब हम लोग पेट्रोलियम के बारे में हम लोग देख रहे थे तो कोयाली गुजरात है ना, हमने देखा था कि वहाँ पर रिफाइनरीज है, तो कोयाली गुजरात रिफाइनरीज, वहाँ पर यूडेक्स प्लांट जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया। कब, 1969 में। क्लियर है, बेंजीन, टोल्यूनी ये इसके मेन प्रोडक्ट्स हैं। बात करेंगे इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IPCL, आपने नाम सुना होगा उसका, ये
लोगो भी है। तो ये क्या है, ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, यानी कि गवर्नमेंट लेवल पर फर्स्ट ये है, जिसकी अगर हम बात करें कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं आपके पॉलीमर हो गया, सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह हो गया, इनके लिए ये जिम्मेदार है। इनको इस्टेब्लिश किया गया 1969 जवाहर नगर, कहाँ, वडोदरा के पास, गुजरात में। अब बात करते हैं डी, जो कि है PCL, पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। यहाँ देखा जाए पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड ये ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं उनका, इनके द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है वो हम देखेंगे फिलामेंट यार्न जो है वो इनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और अगर इनके हम लोग प्लांट्स की बात करें तो वडोदरा में इनके 3 प्लांट हैं और इसके अलावा गुजरात के नालधारी यहाँ पर प्लांट है इनका। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, कहाँ पर, बोंगाईगांव, नाम से समझ में आ रहा है बोंगाईगांव कहाँ है, आसाम, ठीक है। अगर आपको याद हो, देखिए नाम से थोड़ा समझ में आएगा। अगर आपको क्या है याद है कि इस तरीके का नाम हमको किस जगह मिल सकता है जहां पर पेट्रोलियम मिलता है ना, तो पेट्रोलियम जब हम लोग देख रहे थे आसाम है ना, बोंगाईगांव। तो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एट बोंगाईगांव इज एन एडजंक्ट टू द ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड हियर, इट्स प्रोड्यूसेस पॉलिस्टर फाइबर एंड ऑर्थोक्सिलिन, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज अ पेट्रोकेमिकल, कहाँ पर, बरौनी, बरौनी यानी बिहार। यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर किसका कोलैबोरेशन है, रशिया एंड रोमानिया, ठीक है। इनके कोलैबोरेशन से यहाँ पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। हल्दिया पेट्रोकेमिकल जो कि कहाँ पर आएगा, आपका आएगा वेस्ट बंगाल। हल्दिया पेट्रोकेमिकल एंड मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन हैव मेजर फैक्ट्रीज एट हल्दिया इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट हम आएंगे, ये तो हमने देखा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस एरिया में काम कर रहा है रिलायंस। रिलायंस का पाताल गंगा प्रोजेक्ट है जो कि हल्दिया पेट्रोकेमिकल के नाम से है। यहाँ पर भी पेट्रोकेमिकल जो है इनके द्वारा प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।